Assalamualaikum everyone. I hope that you are doing well. Okay, G. So from today we will start our new subject like current affairs. ठीक है? अब current affairs जो है, those who are willing to be a part of the PMS, those who want to appear in the upcoming CSS, दोनों के लिए बहुत important है. क्योंकि अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आपने जीके को 80% से ज़्यादा ग्रैप करना है और उसमें आपको पता है कि पीएमएस के अंदर जो जीके होता है, जनरल नॉलेज होता है, उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है. तो आपको इंश्योर करना है कि आप टाइम लाइन को इम्पोर्टेंस दो. ठीक है? अगर आप टाइम लाइन मेकिंग को इम्पोर्टेंस नहीं देते हो, तो आप सिर्फ जीके को क्रैम करते हो या फ्लूक लगाते हो, तो उससे आपका जीके जो है वो अच्छे तरीके से नहीं होगा. ठीक है? और ओवरऑल आपकी जो सीएसएस या पीएमएस के अंदर एक ग्रिप आती है ना, वो आपकी कंपल्सरी सब्जेक्ट से आती है. आपको अगर आपके करंट अफेयर्स के अंदर फुल ग्रिप होगी, पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर फुल ग्रिप होगी, देन आप इन चीजों को जो है वो अच्छे तरीके से लेके चल सकोगे. तो थोड़ा जो है वो सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि करंट अफेयर्स को लेके किस तरह चलना है, मैक्सिमम मार्क्स करंट अफेयर्स में अंदर कैसे लेने हैं, करंट अफेयर्स का पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक क्या होता है, करंट अफेयर्स के अंदर जो हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं वो कौन कौन से करने हैं. ठीक है? एंड मैं जब कहती हूँ ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि मैं पूरे 3 मंथ के कोर्स के अंदर ये सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाऊंगी. इसका मतलब होता है कि ये टॉपिक्स हमारी जो है ना वो कहने कि हमारे एग्जाम में पास करने के टारगेट जो है वो उसका टारगेट है. ठीक है? कि हमने किस तरह अचीव करना है. बाकी हम अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ एफपीएससी एंड पीपीएससी हर चीज जो है वो फॉलो अप करेंगे. अच्छा, अगर मैं पाकिस्तान करंट अफेयर्स की बात करूं, तो करंट अफेयर्स एक्चुअली जो है हमारी जो एफपीएससी की एनुअल रिपोर्ट्स आती है ना, उसमें बात ये हुई हुई है कि आप लोगों का जो सिलेबस है ना सीएसएस का, करंट अफेयर्स का, वो 2016 और 18 के बाद से अपडेट नहीं है. उसमें इस्लामोफोबिया नहीं है, उसमें यूक्रेन रशिया नहीं है, उसमें करंटली जो केएसए और ईरान टॉक्स हैं वो नहीं है, उसमें अरब इसराइल रीअप्रोचमेंट नहीं है. तो इसका मतलब ये नहीं है कि भी जस्ट ब्लाइंडली फॉलो द स्केड्यूल. ठीक है? या सिलेबस ऑफ सीएसएस और करंट अफेयर्स. ठीक है? इसके साथ साथ हमने अपने जो ईयरली रिपोर्ट्स हैं उसको ऊपर जो है वो अपनी गेम स्ट्रॉन्ग करनी होती है. उसमें एग्जामिनर कहता है कि आपको करंट अफेयर्स का पेपर एक्चुअली वो करंटली डेटा है या इश्यूज हैं या पैक्स हैं जो पाकिस्तान के और पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल रिलेशंस को इम्पेक्ट कर रहे हैं. ठीक है? या वर्ल्ड पॉलिटिक्स को, वर्ल्ड डायनामिक्स को इम्पेक्ट कर रहे हैं. और आपको 3 साल के अंदर जो जो अपडेट हो रही है, जो जो डेवलपमेंट हो रही है, आपको उसका आइडिया होना चाहिए. तो इन अनदर वर्ड्स, अगर आपको 3 साल के अंदर जितने इश्यूज हुए हैं, वो कौन कौन से इश्यूज हैं, वो किस तरह डेवलप हुए हैं, उनमें किन किन एरियाज में टॉक्स चल रही हैं, उनकी इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड के ऊपर क्या पड़ रहा है, अगर तो आपको ये चीज़ें आती हैं और आपने इसको इस नैरेटिव में किया है, तो आपको वो बात है ना कि आपको कोई भी करंट अफेयर्स के पेपर में फेल नहीं कर सकता. और आप आराम से, ये भी वो ऐसा पेपर है जिसमें आप 65-70 मार्क्स आराम से ले सकते हो. ठीक है? बट यू हैव टू मेक श्योर कि आपने जो है वो स्मार्ट स्टडी करनी है. व्हेन आई एम सेइंग कि स्मार्ट स्टडी करनी है, इट्स नॉट मीन आई एम नॉट सेइंग दैट कि आपको जो है वो कुछ टॉपिक्स पकड़ने हैं और उनको सॉल्व कर लेना है. आई एम सेइंग कि आपको देखना है कि आपका बेसिक टू क्रिटिकल अप्रोच क्या है, आपको किस तरह से जो है अपने करंट अफेयर्स को ड्राइव करना है. तो पहले जो हमारे पास सिलेबस है ना, जिसको हमने फॉलो अप करना है, वो आपके पास जी आ जाता है इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान. अब देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान इज अ होल टॉपिक. ठीक है? इज अ होल डिबेट. बट हमने इसमें से क्या चीज कवर करनी है, क्या चीज कवर नहीं करनी, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ से स्टार्ट होता है. क्योंकि एग्जामिनर जो है ना, वो हमें टॉपिक स्टडी नहीं देता, वो हमें टॉपिक वाइज एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं देता, वो हमें डायमेंशन वाइज देता है. मतलब टॉपिक के सब एरिया की बात करते हैं. जब मैं इकोनॉमी की बात कर रही हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा, पाकिस्तान जब इंसेप्ट हुआ, लाइक हम डेवलप्ड हुए, हम जो है वो सेपरेट हुए, तो उस टाइम पे हमारी इकोनॉमी को इतनी अच्छी नहीं थी, हम उसको स्ट्रगल ही कर रहे थे. बट आफ्टर 2010 में जो है वो एक तरह का जो है वो, जब आपको पता है कि व्हील चेयर पॉलिटिक्स आई, जो आपको पता है कि एक तरफ 10 सालों के अंदर कभी पीपीपी आ रही है और कभी पीएमएलएन आ रहा है, और उसको हम व्हील चेयर जो है वो
जो है वो पॉलिटिक्स कहते हैं। तो उस टाइम पे जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत डिटोरिएट हुई, हम आईएमएफ के पास बहुत टाइम गए, और करंटली जो रशिया यूक्रेन इंसिडेंट की वजह से उस जो एक बर्डनाइज इकोनॉमी थी उस पे एक और इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है, जिसने हमारी इकोनॉमी को काफी अनस्टेबल कर दिया। तो अब ये पूरा रूट साइकिल आपको पता होना चाहिए, और ये बैक हिस्टोरिकल में जब आप लोगों को टॉपिक्स करवाऊंगी ना, तो मैं हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से लेके करंटली क्या सिचुएशन चल रही है और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है हमारी स्टेट के ऊपर, ये सब हम करेंगे। और याद रखिएगा, वट एवर द टॉपिक ऑफ डिबेट इट इज, आप कोई भी इशू पढ़ रहे हो, आप कोई भी मुहाइदा देख रहे हो किसी दो ममालिक के दरमियान में, आपको उसका इम्पैक्ट पता होना चाहिए कि उसका रीजनल इम्पैक्ट क्या है, उसका वर्ल्ड पे इम्पैक्ट क्या हुआ, उसका पाकिस्तान पे इम्पैक्ट क्या हुआ, उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, अगर वो प्रॉब्लम है उसको किस तरह सॉल्व किया जा सकता है। अगर ये चीजें आप लोगों ने बेसिक के साथ समझ ली ना, तो आपके करंट अफेयर्स में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों को पूछना चाहिए, मैम अब ये डाटा तो अवेलेबल नहीं है। अब हम अगर बुक्स पढ़ते हैं, हम शमशाद अहमद की बुक देख लें या महमूद सफदर की बुक देख लें, मैं ये प्रेफर करती हूँ बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। बाकी देयर आर लॉट्स ऑफ द बुक्स अवेलेबल ऑन द मार्केट, अगर हम उनको देख लेते हैं तो उन सब बुक्स के अंदर एक चीज कॉमन है, वो ये है कि वो टॉपिक का वर्ड सिखाते हैं, वो टॉपिक का हिस्टोरिकल इम्पैक्ट सिखाते हैं, इसके अलावा वो टॉपिक का करंट डाटा नहीं देते हैं। तो अब ये करंट डाटा जो है, करंट डाटा हम कहाँ से लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने मेक श्योर रखना है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ बुक्स, ठीक है। एक बेसिक बुक होती है और एक आपकी वो बुक होती है जो आपको इवेल्युएशन सिखाती है, जो आपको क्रिटिकल अप्रोच सिखाती है। अगर मैं सीएसएस के अंदर बात करूं, इसलिए कहते हैं कि करंट अफेयर्स जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो ही करंट अफेयर्स आएगा, अगर न्यूज़पेपर नहीं पता तो करंट अफेयर्स के पेपर में कभी पास नहीं हो सकते। लेकिन आज हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, हम एक न्यूज़पेपर या ओल्ड वे को क्यों लेके चल रहे हैं। हम किस तरह इस चीज को फॉलो अप कर सकते हैं, किस तरह एनालिसिस कर सकते हैं, और किस तरह बिना न्यूज़पेपर पढ़े, आई एम नॉट सेइंग दैट, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि सामने न्यूज़पेपर रखो, तो उसको हम किस तरह इस पूरे पेपर को ग्रैब कर सकते हैं और क्रिटिकल इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें बेसिक बुक्स में से शमशाद अहमद को फॉलो करना है, महमूद सफदर को फॉलो करना है। मुझे ये दो बुक्स वन ऑफ द बेटर बेटर वन लगती हैं, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, फिर हमने कुछ नॉवेल्स के कुछ कुछ चैप्टर्स पढ़ने हैं, लाइक पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस है, पाकिस्तान अ हार्ट कंट्री है, प्रिजनर्स ऑफ जियोग्राफी है। मैं क्लास के दौरान जब भी कोई टॉपिक पढ़ाऊंगी तो मैं उसको लिंक करूंगी जो जो नॉवल उस टॉपिक के रेलेवेंट होगा, ठीक है। फिर उसके अलावा जब मैं आपको इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान पढ़ाऊंगी ना, तो मैं आपको हिस्टोरिकल एस्पेक्ट भी दूंगी जो आपको बुक से आराम से मिल जाएगा। मैं आपको जो है वो करंट डिबेट भी उस पर बताऊंगी। अब करंट डिबेट में बकायदा आपको अपने नोट तो प्रोवाइड करूंगी, लेकिन मैं आपको मैकेनिज्म बताऊंगी कि जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं, हमने उसके इम्पैक्ट्स करने होते हैं एडिटोरियल से, आर्टिकल से या जर्नल से, ठीक है। अब इंटरनेशनल जर्नल्स जो है, फॉरेन जर्नल्स, एक वेबसाइट है, वो बहुत बेहतर वेबसाइट है, वहां पे देर मेजोरिटी ऑफ द टॉपिक्स जो है वो अवेलेबल हैं, ठीक है, और रिकमेंडेड है बाय एफपीएससी। फिर हमारे पास इकोनॉमिस्ट के मैगजीन्स आते हैं, हमारे पास ट्रिब्यून और डॉन के आर्टिकल्स होते हैं। तो जब हम इकोनॉमी पढ़ रहे हैं ना, हमने इकोनॉमी समझा, इकोनॉमी का हिस्टोरिकल एस्पेक्ट देखा। एक मिनट, मर्दान में ये चीज़ें ना सारी शेयर कर दूंगी आपके ग्रुप में ना, ठीक है। लेट मी कंप्लीट माय थिंग फर्स्ट के मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है। तो फिर हमारे पास जो है पॉइंट आता है कि हमने अब इकोनॉमी का करंट डाटा कैसे निकालना है। तो हम इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान लिखेंगे, कॉमा डालेंगे, आगे डॉन लिखेंगे, ये हम गूगल पे सर्च करेंगे। तो डॉन के जितने भी 2 से 3 साल वाले आर्टिकल्स होंगे वो हमें नजर आ जाएंगे। हमने डेट देखनी है और हमने पहले 2 साल के आर्टिकल्स पढ़ने हैं वहां बैठ के। फिर इसी तरह ट्रिब्यून, इसी तरह इकोनॉमिस्ट, ठीक है। हमने इन तीनों मैगजीन्स को, इन तीनों न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स को
इसी तरह सर्च करना है। इससे क्या होगा, इससे एक तो जो डेली बर्डन होता है ना कि मुझे आर्टिकल्स पढ़ने हैं, मुझे हर जगह के आर्टिकल्स पढ़ने, तो डेली कुछ सोशल टॉपिक्स पे आते हैं, कुछ पॉलिटिकल्स पे आते हैं, कुछ इंटरनेशनल इश्यूज होते हैं, उन सबको एकदम से ग्रैब करना, प्रिसाइज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। और फिर आपको ये भी नहीं पता चलता कि आपकी किस सब्जेक्ट की प्रेपरेशन कितनी हुई है, किस टॉपिक आपको कितना आता है। तो अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, हम लोगों ने इकोनॉमी कोई भी टॉपिक पढ़ना है, उस टॉपिक को पढ़ते साथ ही उसको उसके आर्टिकल्स कर लेने हैं। इससे वो आर्टिकल्स वाला पोर्शन भी हो जाएगा, वहां से हमें करंट डाटा भी अवेलेबल हो जाएगा, साथ करंट डाटा मेरे नोट्स में भी होगा जिसमें इम्पैक्ट्स ऑफ द टॉपिक होगा, सोल्यूशन होंगे, हम किस तरह उसको जो है वो क्लियर कट कर सकते हैं। और साथ में हमें बेसिक बैकग्राउंड टू हिस्टोरिकल मतलब टू करंट रेलिवेंट मटेरियल जो है उसको फॉलो अप करना है, ठीक है। तो ये वो रूट प्लान है, ये वो रूट चार्ट है। अगर आप एक टॉपिक को 2 दिन भी देते हो ना तो टेक इट इजी, आप दो, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप इस मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए वो टॉपिक अच्छे से कर लेते हो ना, तो आपको कभी भी आप करंट अफेयर्स के अंदर जो है वो मार नहीं खा सकते, ठीक है। तो इसी तरह इसी जोन में रह के पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान देखेंगे कि पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या थी, सिविल मिलिट्री डिबेट क्या है, करंट इंसर्जेंसी क्या हुई, ठीक है। फिर इसी तरह पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है क्या, और फॉरेन पॉलिसी के अंदर जो सॉवरेन डिबेट है वो क्या है एक्चुअल में, और पाकिस्तान की अलाइंड है, पहले अलाइंड थी टूवर्ड्स द वेस्ट, फिर हमने जो है वो नैम ज्वाइन किया एंड आफ्टर दैट हमने डीआइफिनेटेड किया, और उसके बाद करंटली वी आर सेइंग दैट वी आर सॉवरेन बट वी आर एक्चुअली अलाइंड विद द वेस्ट एज वेल। तो वो चीज़ें क्या है, फिर उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या है, फिर उसके इम्पैक्ट्स क्या है, फिर उसको बेहतर करने के लिए हम सजेशंस क्या देते हैं। इसी तरह पाकिस्तान में करंटली सोशल प्रॉब्लम्स क्या है, उनके इम्पैक्ट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, उनको बेहतर किस तरह किया जा सकता है, एनर्जी प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्या है पाकिस्तान की, पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान को वेस्ट और ईस्ट क्यों चाह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो उनके साइड या उनके साथ अलाइंड रहे। तो ये सब चीज़ें, फिर पाक रिलेशन विद द यूएस जिसमें हम हिस्टोरिकल डिमॉन्स्ट्रेशन देखेंगे कि किस तरह हमने यूएस के साथ रिलेशंस बनाए, वो सेंटो सीटो वाला पीरियड, कोल्ड वॉर वाला इरा, फिर हमने किस तरह अफगानिस्तान की वॉर जो है उसमें अमेरिका का साथ दिया, और उसके बाद किस तरह एक साइकिल चेंज होके वो टेररिज्म पे आ गया, और फिर डोनाल्ड ट्रंप और बाकी जो लीडर्स थे वो पाकिस्तान को कहते थे कि पाकिस्तान इज अ क्योज एंड सेफ प्लेस फॉर क्योज एंड टेररिज्म, ठीक है। फिर उसके बाद जो है पाकिस्तान का करंटली इरा क्या है, और फिर इसमें आईएमएफ का प्रेशर और यूएस के रिलेशंस हमारे साथ किस तरह किस दम पे जा रहे हैं। फिर पाक चाइना रिलेशंस क्या हैं, हमने जब 2005 में जो है वो चाइना में मलाका डेलिमा होता है और चाइना एक न्यू रूट की तरफ जाता है, और उस टाइम पे चाइना बीआरआई का कॉन्सेप्ट 2013 में 11 में लेना जाता है। तो उसके बाद जो है हम किस तरह जो है हमारी अप्रोच क्या थी, और हमने किस तरह जो है चाइना के साथ रिलेशन किए, और उस टाइम पे चाइना के साथ हमारा एजेंडा क्या था, और उसमें फिर क्या क्या डेवलपमेंट हुई, करंटली हम कितने फेज में हैं सी पैक के, और क्योंकि उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसका क्या इम्पेक्ट है। तो मतलब आपने जो भी टॉपिक करना है ना, वट एवर द टॉपिक इट इज, चाहे वो कोई पैक्ट का जिक्र है, कोई मुआहिदा हो रहा है किसी दो ममालिक में, कोई इशू हो रहा है किसी दो ममालिक में, आपने हमेशा कॉन्सिक्वेंसेस पे फॉलो अप करना है, हमेशा उसके इम्पैक्ट्स पे कि उसकी वजह से रीजन पे क्या इम्पैक्ट है। अगर उस जो इशू जिस कंट्रीज के दरमियान में हुआ है, उस कंट्रीज के साथ कोई अदारा लगता है, या वो कंट्रीज किसी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है जो हमारे कोर्स एंड कंटेंट में है, तो उस अदारे पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या वो अदारा उसमें पार्ट ले रहा है या नहीं ले रहा। तो ये चीज़ें हमें देखनी होती है, और फिर रीजन पे कैसे इम्पैक्ट आ रहा है, और फिर पाकिस्तान अगर उसके साथ लिंक्ड है तो वो पाकिस्तान पे किस तरह इम्पैक्ट दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यूएस चाइना रिलेशन वेरी 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 ह्यूज डिबेट, वेरी होल टॉपिक है ये, ठीक है। अब इसमें व्हाट वी हैव टू कवर, हमने कवर करना है कि वो इंडो पैसिफिक डिबेट क्या है, ट्रेड वॉर क्या है, इसमें जो इसे न्यू कोल्ड वॉर भी कहा जा रहा है, कोल्ड वॉर 2.0 भी कहा जा रहा है। पहली यूएस और सोवियट्स में थी, अब जो कोल्ड वॉर की बात करते हैं वो यूएस चाइना में हम करते हैं। फिर इस वजह से अमेरिका ने क्वाड बनाया, फिर ओकस बनाया, फिर अमेरिका ने बीआरआई को जो है वो एक काउंटर करने के लिए B3W बनाया। फिर एक तरफ से ब्रिक्स चल रहा है, ब्रिक्स के अंदर जो है वो करेंसी की बात हो रही है, और वो एक स्टेप है डी डॉलराइजेशन की तरफ। तो वो सारी चीज़ें को हमने कवर करना है। फिर एससीओ और नेटो में क्या डिफरेंसेस हैं, और एस
एससी और नेटो आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही है या काउंटर कर रही है, इस पे हमारी डिबेट है। फिर ईरान के ऐसे के रिलेशन, आपको पता है कि ईरान के ऐसे की डिटोरिएशन चलती रही है आफ्टर द ईरानियन रेवोल्यूशन जो है, वो अमेरिका के साथ ईरान के ताल्लुकात बेहतर नहीं थे, ठीक है। और इस वजह से जो है वो केएसए के साथ भी ईरान के जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, देयर आर वेरियस प्रॉब्लम्स बिटवीन दो स्टेट्स। लेकिन चाइना जैसे ही डेवलप हुआ तो ईरान के साथ चाइना ने डील की थी, ऑयल डील जिसे आप कह रहे हो, $400 बिलियन की। तो उसके बाद जी ईरान वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ द एससीओ एज वेल, और ईरान ऑफिशियल पार्ट बन भी चुका है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। पाकिस्तान, इंडिया भी उसका हिस्सा है, रशिया भी उसका हिस्सा है, कुछ कार स्टेट्स जो हैं, जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, वो भी उसका हिस्सा है, ठीक है। तो अब कैसे भी चाह रहा है कि वो उसका हिस्सा बने, अफगानिस्तान भी जो है वो उसका हिस्सा बनना चाह रहा है। तो अब यहाँ पे एक्चुअली सऊदीया जो है वो ये भी देख रहा है कि वर्ल्ड अब समझ रहा है। आपको पता है कि अभी करंट जिस एरा में हम रह रहे हैं ना, इस एरा में हमें वेस्ट और ईस्ट के अंदर तो डेवलपमेंट आ रही है नजर, लेकिन हमें मिडिल मिडिल ईस्ट के अंदर एक गेम चेंजिंग डेवलपमेंट नजर आ रही है, ठीक है। अब गेम चेंजिंग डेवलपमेंट हमें नजर आती है, हम देखते हैं जी जो कंट्रीज पहले ऑयल पे डिपेंडेंट थी, अब वो टूरिज्म को जो है वो इनिशिएट कर रही हैं, वो लिबरलिज्म की तरफ जो है वो फोकस कर रही हैं, वो एक दूसरे के साथ कंपटीशन में है। और इस वजह से फिर केएसए आल्सो वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ द एससीओ एज वेल, बिकॉज हमें नजर आ रहा है कि अगर चाइना डी डॉलराइज नहीं कर सकती तो वो युआन को पैरेलल तो लेके आ सकती है डॉलर्स के। तो इस वजह से केएसए आल्सो वांट टू बी द पार्ट ऑफ दैट थिंग एज वेल। तो इस वजह से फिर चाइना ने, हमने बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट देखी कि चाइना मीडिएटर बना है, और चाइना ने ईरान और केएसए के रिलेशंस जो हैं वो डिप्लोमेटिकली दोबारा जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहाल करवाए हैं, और ये सब चीजें, ठीक है। फिर हमारे पास जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं मैम, इस्लामोफोबिया क्या है? जो इस्लाम से नफरत है, जो इस्लाम के कॉन्सेप्ट को, जो इस्लामिक पीपल को, इस्लामिक रिलीजन को जो है वो एक टारगेट किलिंग कहा जाता है, या टेररिस्ट कहा जाता है, या एक्सट्रीमिस्ट कहा जाता है, और इस्लाम को मतलब एक नफरत की निगाह से देखा जाता है। और हमने एक डेवलपमेंट देखी थी कि आईके के एरा में हमने इसको यूएन में डिबेट की थी, और इसको एक डे भी, नेशनल डे भी, अब एक इंटरनेशनल डे भी इस पे है कि एटलीस्ट ये इशू जो है वो यूनाइटेड नेशन के फ्रेमवर्क पे मतलब दिखाया गया है कि इट इज़ अ वैलिड इशू, ठीक है। तो वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। तो फिर फ़लस्तीन इशू है, जाके लाइक के अगर हम करंटली फ़लस्तीन इशू की बात करें तो हम थोड़ा हिस्टोरिकल देखेंगे कि किस तरह बना, क्या चेन थी, मैं कौन कौन से जो है वो आपस में ये मिडिल ईस्ट स्टेट्स के अंदर कौन कौन से जो है वो पैक्स वगैरह साइन हुए, और करंटली हम किस में खड़े हैं, टू स्टेट सोल्यूशन क्या है, इसका फ्यूचर क्या हो सकता है, ओआईसी क्यों चुप है, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, वर्ल्ड लीडर्स कहाँ हैं, क्या स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें और इसका इम्पैक्ट्स वगैरह हम डिस्कस करेंगे। फिर इस्लामोफोबिया, हाइब्रिड वॉरफेयर है, हाइड्रोपॉलिटिक्स है, आपका टेररिज्म है, एक्सट्रीमिज्म है, पाकिस्तान के अंदर रीजनल टेररिज्म की जो बात है, एक्स्ट्रा जो आपकी नॉन स्टेट एक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट है पाकिस्तान के अंदर, इन सब चीज़ों पर वी हैव टू फोकस। देन द क्लाइमेट चेंज एज वेल, हमेशा से एक मेजर जो है वो डिबेट रही है। फिर पाकिस्तान, ईरान और पाकिस्तान के ऐसे रिलेशन, अब मतलब अगर आप पाकिस्तान की हिस्टोरिकल डोमेन की बात करें ना, वी ऑलवेज डिपेंड अपॉन द एड। हमने अगर किसी स्टेट के साथ कोई ताल्लुकात रखे हैं ना, वो ताल्लुकात एड की बेसिस पे ही है। हमने बहुत कम प्रोजेक्ट्स किए हैं, बहुत कम हमने इनिशिएशंस किए हैं। यहाँ तो हमने अमेरिका के साथ वो स्ट्रेटेजिक रिलेशंस रखे हैं कि हमारा लैंड यूटिलाइज करो, हमारा एरिया यूटिलाइज करो एंड गिव अस डॉलर्स ना। तो इस टाइम फ्रेम पे वी हैव टू मेक श्योर कि हम अपनी इकोनॉमी को किस तरह चेंज करें, हम अपनी सिक्योरिटी पॉलिसीज को किस तरह चेंज करें। आईके ने एक स्टार्ट किया था अपने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को चेंज करने का, एक टारगेट था, एक विजन था, बट उसके उसके लिए भी मैं कहूंगी कि बस वो एक विजन था, बट एक एक्चुअल फ्रेमवर्क जो है वहाँ पे वो मिसिंग था, जिसकी वजह से वो इम्प्लीमेंट जो है उस तरह नहीं हो पाया, ठीक है। फिर हमारी स्टेट के अंदर जो है वो मिलिट्री सुपरमेसी है, और उसकी वजह से क्या क्या क्लैशेस जो हैं वो हो रही हैं, वो सारी चीज़ें। फिर ईरान और पाक के ऐसे में पाकिस्तान जो है वो बैलेंस नहीं प्रोवाइड कर सका, और इस बैलेंस को और करंटली जो पाक के ऐसे और ईरान के दरमियान में जो फ्रेंडशिप सीन है, उसको अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है, उसको हम डिबेट करेंगे। फिर हमारे पास जो आ जाते हैं जो चाइना के रिलेशन पाकिस्तान के साथ, फिर रशिया ऑल्सो वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ के पाकिस्तान उसके साथ अलाइंड हो, और पाकिस्तान भी ये चाह रहा है, तो एक डबल अलाइंस बन रही है यहाँ पे। तो इस पे थोड़ा डिबेट हम करेंगे। फिर इंडिया पाकिस्तान और इंडिया की ग्रोइंग, जो इंडिया एकदम से फास्ट ग्रोइंग जा रही है, और इंडिया और चाइना की आपस में डिबेट है, और एक तरफ सी पैक है, और इंडिया जो है वो इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की तरफ जा रही
रही है, जिसे हम न्यू स्पाइस रूट कहते हैं, जो स्पाइस रूट सब कॉन्टिनेंट में इस्तेमाल होता था, उसको इनिशिएट करना। तो इट इज़ ऑल्सो अ काउंटर स्टेप टुवर्ड्स सी पैक एज वेल। तो ये चीज़ें हम जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद रशिया यूक्रेन नेटो वर्सेस, एक्चुअली इट इज़ अ डिबेट ऑफ नेटो यूरोपियन यूनियन एंड वर्सा पैक्ट की, और वो जो ब्रोकन प्रॉमिस बाय यूएस, ठीक है। तो वो जो रशिया कहता है कि ये जो है ये ब्रोकन प्रॉमिस है, तो वो उस पर डिबेट करेंगे, और फिर उसका इम्पैक्ट वर्ल्ड पे किस तरह हुआ, और स्पेसिफिकली वो इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान पे किस तरह हुए। फिर मिडल ईस्ट डेवलपमेंट्स के अंदर हमारे पास इराक इसराइल अप्रोचमेंट आ जाती है, न्यूम सिटी पे करंटली वर्किंग हो रही है। यूरोप के अंदर जो न्यू रूट है उसको देखा जा सकता है, अब्राहम अकॉर्ड है, फिर ओआईसी की डिबेट, और इसके अलावा हमारे न्यूक्लियर पॉलिटिक्स है, हमारे अंदर यहाँ पे जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है, वो फ्रेमवर्क है, ठीक है। इसके अलावा हमारी ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम आ जाता है, उसके कॉन्सेंस आ जाते हैं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी डायनामिक्स आ जाती हैं, ठीक है। फिर हमारे पास जो है वो एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी पे हम बात करते हैं, ठीक है। सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पाकिस्तान के अंदर हैं, ठीक है। और पाकिस्तान पॉलिटिकल एवोल्यूशन जो है वो सिंस 1971 तक, ठीक है। तो ये सारे इश्यूज जो है वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज जो कि हमें कवर करने हैं। और इसमें एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू है, लास्टली पीरियड में इस पर बहुत ज़्यादा डिबेट चली है कि ग्लोबल पावर डायनामिक्स जो है वो, और फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान की जो वर्ल्ड की जो ग्लोबल पावर डायनामिक्स हैं, जो पावर शिफ्टिंग है, उसमें पाकिस्तान जो है वो ब्लॉक पॉलिटिक्स का हिस्सा क्यों नहीं बन पा रहा। हमारी फॉरेन पॉलिसी के अंदर क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं जो हमें ब्लॉक पॉलिटिक्स की गेम से जो है वो गेम में स्टेट फास्ट नहीं होने दे रही, ठीक है। तो इस पे क्या इश्यूज हैं, इसको हमने किस तरह बेहतर करना है, ठीक है। ये चीज़ें भी जो है फिर डिबेट में आ जाती हैं। फिर इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ तो हमारे पास जो है पाकिस्तान के अंदर जो रीजनल थ्रेट्स हैं, पाकिस्तान के अंदर जो इन्वॉल्वमेंट ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, फिर हमारे पास कोल्ड वॉर एरा को डिस्कस करना, नेटो एंड यूरोपियन यूनियन, ब्रिक्स, आपकी ये जितनी भी G8 है, फिर इसके अलावा आपकी और आपकी जो है वो सार्क, आसियान, ये जितने भी अदारे हैं, इनको डिस्कस करना, इनके साथ पाकिस्तान की क्या टर्म्स हैं, पाकिस्तान किस तरह जो है इस पे एजेंडा क्लियर करे। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू कवर एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। तो अब पॉइंट हम करते हैं कि जब हम करंट अफेयर्स की बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हमें इतना पता होना चाहिए कि हमारे पास जो डिमॉन्स्ट्रेशन है वो डिमॉन्स्ट्रेशन क्या है, कि हमें जब भी किसी सब्जेक्ट को पढ़ना है तो उसकी टर्मिनोलॉजीज को हमें अंडरस्टैंड करना है, उस सब्जेक्ट की एक्चुअल में ज़बान क्या है। अगर हम उस ज़बान को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो जब हम वो ज़बान, वो टर्मिनोलॉजीज, वो जार्गन्स अपने पेपर के अंदर डालेंगे तो एग्जामिनर को समझ आ जाएगा कि इस बच्चे ने या इस स्टूडेंट ने इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। तो वो एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि आपको पता है कि एक नॉर्मल सी बात है, हम कंट्री नहीं लिखते करंट अफेयर्स के अंदर। जब हम किसी स्टेट की बात करते हैं हम हमेशा जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो स्टेट है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जी करंट अफेयर्स ने कहा स्टेट लिखना है तो स्टेट ही लिखो, या हम वैसी कंट्री नहीं लिखते या कंट्री भी लिख लेंगे तो कोई मसला नहीं है। एक्चुअली जो स्टेट है ना वो एक करंट अफेयर्स का वर्ड है, ठीक है। वो वो जो स्टेट सिस्टम है वो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 1648 में जब ट्रीटी आई थी वेस्टफेलिया, तो उस वजह से 30 ईयर वॉर जो है वो यूरोप के अंदर कम खत्म हुई थी, और उसकी वजह से एक सिस्टम दिया गया था कि अब नेशनल जो स्टेट सिस्टम है वो इनिशिएट किया जाए। उससे पहले स्टेट सिस्टम नहीं था, ठीक है। तो उसमें कुछ एलिमेंट्स थे जो उन्होंने कहा था कि अगर ये एलिमेंट्स हर किसी जगह पे होंगे तो हम इसे एक स्टेट कहेंगे। लाइक कि वहाँ पे पॉपुलेशन होनी चाहिए, वहाँ पे सोवरेनिटी होनी चाहिए, वहाँ की अपनी गवर्नमेंट होनी चाहिए, वहाँ की अपनी टेरिटरी होनी चाहिए। और बाद में एक और उसमें चीज़ ऐड कर दी थी कि वो यूएन से अप्रूव्ड होनी चाहिए। तो अगर अब ये 5 चीज़ें किसी जगह पे हैं तो हम उसको स्टेट कहते हैं। तो जब हम करंट अफेयर्स में स्टेट लिखते हैं ना तो हम एग्जामिनर को एक्चुअली बता रहे होते हैं कि हमें पता है एक्चुअल में कि स्टेट होता क्या है। इसी तरह जो है डेटरेंस, हम कहते हैं पाकिस्तान ने अपनी जो न्यूक्लियर पॉलिटिक्स है वो डेटरेंस के तौर पे बनाई। हमने जो है वो हमें हम हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो पीसफुल एजेंडा पे जो है वो डिबेट करती है। हम पीस एंड कॉर्डियल रिलेशंस पे जो है वो डिबेट करते हैं। तो हम जो है वो टेरर स्टेट नहीं है, हमने सिर्फ अपनी जो न्यूक्लियर पावर है वो इसीलिए इनिशिएट की क्योंकि हमारा एनिमी जो है हमने उसको
दिखाने के लिए, ठीक है, उसको डराने के लिए, अपनी हिफाजत के लिए। जब आप अपनी हिफाजत के लिए कोई ऐसी चीज बनाओ जो कि आपके एनिमी को जो है वो थोड़ा थाम के रखे या उसको थोड़ा लिमिट्स में रखे, तो उस चीज को आप डेटरेंस कहते हो, ठीक है। तो वो कहते हैं कि जी हमने जो है वो डेटरेंस के लिए काउंटर स्टेप लिया ताकि हम जो है वो टेरर से बच सकें, ठीक है। तो ये हमारा एक स्टेबिलिटी के लिए एक स्टेप था। फिर इसके अलावा आपको पता है कि देर इज अ डिफरेंस बिटवीन द कॉन्फ्लिक्ट एंड द डिस्प्यूट। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? जब किसी दो स्टेट्स के दरमियान में जो है कोई भी वॉर होती है, कोई भी लड़ाई होती है ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरेस्ट। अब वो इंटरेस्ट के अंदर कॉन्फ्लिक्ट आता है, चाहे वो इंटरेस्ट पॉलिटिकल मैटर के हों, चाहे इकोनॉमिकली मैटर के हों, चाहे सिक्योरिटी के मैटर्स के हों। जैसे कि पाक यूएस रिलेशन में हमारी जो डिबेट है वो हमारी कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं ऑन द इंटरेस्ट। यूएस कहता है यहाँ पे जाओ, हम वहाँ चले जाते हैं, यूएस कहता है ये करो, हम वो कर लेते हैं, फिर वो डिबेट और वो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसको कब कहते हैं? कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन जब किसी दो स्टेट्स के दरमियान ऑन द डिवर्जेंस ऑफ ओपिनियंस हो और ऑन द बेसिस ऑफ वो जो डिवर्जेंस ऑफ ओपिनियंस हैं वो किसी टेरिटरी को लेके हो, किसी फिजिकल चीज की ओनरशिप के ऊपर हो, तो उसको हम कहते हैं कि डिस्प्यूट है। तो अब आपको यहाँ पे ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि ये अगर मैं आपको डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट के दरमियान का वेरिएशन बता रही हूँ, तो आपको जब कोई भी इशू डिस्कस करते हो तो आपने अगर वहां पे कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको कॉन्फ्लिक्ट लिखो, अगर कश्मीर इशू एक डिस्प्यूट है तो उसके आगे डिस्प्यूट लिखो। ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं और जिसने आपका पेपर चेक करना होता है वो ये चीज बहुत अच्छे से जानता है, ठीक है। फिर आपको पता होना चाहिए इंटरनेशनल लॉ क्या है, इंटरनेशनल रिलेशंस एक्चुअली काम कैसे करते हैं, लिबरलिज्म क्या है, मल्टीलेटरलिज्म क्या है, नेशनल इंटरेस्ट होता क्या है, अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, ट्रेड सरप्लस क्या होता है, आपकी ट्रेड क्या कहलाती है, यूनिलेटरलिज्म क्या होता है, बाइपोलर वर्ल्ड क्या होता है, मल्टीपोलर वर्ल्ड क्या होता है, स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स क्या होती हैं, बफर स्टेट्स और बफर जोन्स क्या होते हैं, क्योंकि रीजनल स्टेट्स कौन से होते हैं, रीजन्स कौन कौन से होते हैं, क्राइसिस क्या होती है, फॉरेन पॉलिसी क्या होती है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है एक्चुअली में, डिप्लोमेसी होती क्या है। तो ये वो सारी चीजें हैं। देयर अदर 40 to 50 वर्ड्स एज वेल। आई विल सेंड यू द शेयर, मतलब मैं आपको उसका जो है वो पीडीएफ शेयर कर दूंगी। तो वी हैव टू मेक श्योर कि कल हम टर्मिनोलॉजीज करेंगे। और पहला मैं चाह रही हूँ कि आजकल ना बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है ये फ़लस्तीन पे, तो मैं पहला टॉपिक यही कवर करवाऊँ आप लोगों को कि एक्चुअली फ़लस्तीन इशू है क्या। तो कल हम टर्मिनोलॉजीज करेंगे, साथ में हम फ़लस्तीन इशू स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैं नोट्स वगैरह आप लोगों को भेज दूंगी। ये वाले सारे टॉपिक्स हमने अच्छे से कवर करने हैं और बाकी फिर अकॉर्डिंग टू द एफपीएससी सिलेबस हम बाकी चीज़ें साथ साथ लेके चलेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग द सिलेबस तो मुझे बताओ। अभी मैंने सिर्फ सिलेबस डिस्कस किया है, मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, ठीक है। यहाँ तक कोई इशू है तो बताओ। और जो मैंने आप लोगों को बताया था ना ये वेबसाइट वो वेबसाइट, वो मैं आपके ग्रुप में भेज दूंगी, ठीक ठीक है। जी बोलें क्लास, किसी का कोई क्वेश्चन है तो बोले। आई होप कि अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर मैं आपको कहती हूँ ना जीके प्रिपेयर करना है तो जीके भी ऐसे ही प्रिपेयर करो। वर्ल्ड वर्ड से स्टार्ट हो जाओ और जितनी भी डेवलपमेंट है उन सब पे फोकस करो, उनका डेट ईयर, उनमें कौन सी स्टेट्स हैं, क्या कंसर्न है, उस चीज़ों को उस तरह से चीज़ों को लेके चलोगे तो मेक श्योर एक तो वो जो डिवर्जेंस होती है ना कि यार मैंने ये टॉपिक पढ़ा था, हम बताओ क्या करते हैं, जो बहुत से स्टूडेंट्स का ट्रॉमा है वो ट्रॉमा ये है कि अगर मैं आपको कह रही हूँ ना इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान पढ़ो, ठीक है। मैं आपको कह रही हूँ इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान पढ़ो, स्टूडेंट इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान का हिस्ट्री पढ़ लेगा और जो बुक में होगा ना वट वट इकोनॉमी है क्या, पाकिस्तान की इकोनॉमी किस तरह चल रही है वो पढ़ लेगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या आता है, पाकिस्तान की हिस्टोरिक इकोनॉमी जो है आफ्टर द रशिया यूक्रेन वॉर जो है उस पर एक डबल इम्पैक्ट आया है। तो ये जो इम्पैक्ट आया है इस पे क्रिटिकली इवेल्युएशन चाहिए। अब बचा जो है वही सब लिखाते हैं भाई, वो आपको ये नहीं कह रहा, वो आपको कह रहा है कि करंटली इकोनॉमी जो बर्डनाइज हो रही है उसके ऊपर जो इम्पैक्ट आया है वो बताओ, फिर उसको सोल्यूशन दो। वो कहेगा कि क्या पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो एक साइकिल ऑफ डेप्थ पे चल रही है। अब साइकिल ऑफ डेप्थ पे करने के लिए हमें हमारे बजट को, हमारी सर्वे रिपोर्ट्स को अच्छे तरीके से एग्जामिनर को समझाना पड़ेगा। इस पे हमें डिबेट है, लेकिन हमने तो कभी इकोनॉमिक सर्वे निकाल के नहीं देखा अपना।
कितने स्टूडेंट्स ने देखा है? हर साल आता है, हर साल की ये बजट्स भी हैं, हर साल का सर्वे भी है, हर साल के ड्राफ्ट्स भी हैं, सब कुछ हम अवेलेबल है। लेकिन जब हम ये चीज़ें नहीं करते हैं, तो हम अपना एजेंडा कैसे समझाएँगे? फैक्ट्स एंड फिगर लिखना बात नहीं होती। फर्स्ट यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपना ओपिनियन प्रूव करवाओ, एंड आफ्टर दैट प्रूव योर ओपिनियन विद द हेल्प ऑफ द फैक्ट्स एंड फिगर्स। दिस इज़ अ अप्रोप्रिएट वे टू राइट इन योर सीए, ठीक है? तो ये चीज़ें जब तक हम नहीं करेंगे तो हम कैसे समझेंगे कि हम उस डोमेन तक गए हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ अलग से न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नहीं खपो 2-2 जगह, ठीक है? एक टॉपिक पढ़ रहे हो, इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान लिया, आज पढ़ा, आज उसका बेसिक देखा, कल पढ़ रहे हो इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, साथ ही आर्टिकल्स निकाले, आर्टिकल से देखा, करंट डाटा निकाला, सारी रिपोर्ट्स बनाई, उन सब दोनों चीज़ों को एक ही जगह कंपाइल किया, वो आपके पाकिस्तान अफेयर्स के भी नोट्स हो गए, वो आपके करंट अफेयर्स के भी हो गए, और वो आपको ऐसे में भी हेल्प देंगे। ठीक है ना? हमने उसमें देखा कि किस तरह इकोनॉमी पाकिस्तान पे इम्पैक्ट कर रही है। तो जब आप हर टॉपिक को इस डिबेट में लेके जाओगे कि उसका बेसिक, उसका व्हाट, और उसको मूव करते हुए उसके इम्पैक्ट्स की बात, फिर उसके सॉल्यूशंस की बात, फिर पाकिस्तान पे वो किस तरह इम्पैक्ट दे रही है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इस तरह नोट्स मेकिंग करो और आपको 3 सब्जेक्ट्स की एक ही जगह नोट्स मिल जाएँगे। आपको अलग से बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है ना? 1 मिनट मैम, आई नो हिस्ट्री इज़ इम्पोर्टेंट, पर क्वेश्चन ये क्या है कि करंट अफेयर्स में हिस्ट्री क्यों ज़रूरी है? प्रेजेंट सिनेरियो भी पूछना है। देखो, हिस्ट्री ये ज़रूरी है, देखो हर क्वेश्चन, हर बार एग्जामिनर हिस्ट्री नहीं पूछता, ठीक है ना? लेकिन देखो, अगर मैं आपको कहूँगी बताओ जी आईएमएफ करंटली पाकिस्तान के साथ कहाँ पे खड़ा है, तो ये वही स्टूडेंट बता सकेगा जिसे ये पता होगा कि आईएमएफ के साथ हमारी डीलिंग्स कहाँ से स्टार्ट हुई, हमने आईएमएफ के साथ कितने पैक्स किए, हम कितनी बार जा चुके थे, करंटली हम कौन से प्लानर पे खड़े हैं, हमें ग्रे लिस्ट क्यों किया गया था, फिर हम वाइट लिस्ट में क्यों आए फेटफ के साथ, ठीक है? तो ये सारी चीजें हम तभी बता सकते हैं ना, दैट्स वाई। अगर आप कहते हो कि आपको अपने ओपिनियन को स्ट्रॉन्ग करना है, अगर आपको खुद से कोई ओपिनियन देना है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक का हिस्ट्री और टॉपिक का वर्ड पता हो ना। अदरवाइज आप तो वहां पे चुप रहोगे, आप तो वहां डिबेट ही नहीं कर सकते। ये वही वाली बात है कि इफ यू डोंट नो द एबीसी ऑफ दैट पार्टिकुलर टॉपिक, तो आप चुप रहोगे। अब हमने एबीसी के लिए, मतलब एबीसी वही वाला ईडियम है कि हमें टॉपिक का वर्ड आता होगा तभी हम डिबेट कर सकेंगे ना। ठीक हो गया? तो आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि चीज़ों को मैं समझा दूँ। मैंने उसको एजेंडा आपको क्लियर कट में जो है वो समझा दी है। बाकी प्लानर्स वगैरह आई विल शेयर विद यू फ्रॉम टुमारो। वी विल कवर द टर्मिनोलॉजीज एज वेल एज, पहले मैं फ़लस्तीन इशू ही कवर करवाऊँगी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो जल्दी बताओ, हरी अप। ओके जी, क्लास